अच्छा कि सर एक बात मुझे बताएं कि आपने 3 सब्जेक्ट की जब प्रिपरेशन की, इसमें क्लासेस लेना, फर्म को मैनेज करना, वर्क लाइफ बैलेंस, आपने इनको किस तरह से मैनेज किया? फॉर एग्जांपल अगर लेट सिटिंग हो रही है तो फिर आपने क्लासेस कैसे ली और अपनी स्टडी को किस तरह से किया? ऑब्वियसली क्या ये सिर्फ ये तो नहीं ना होता कि आपने फर्म के काम कर रहे हैं और साथ आपने सिर्फ क्लासेस ले ली हैं। जब तक क्लासेस को हम रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उनका किस तरह से फ़ायदा होगा, ये भी काइंडली बताएं। अच्छा देखिए मैंने जैसे एक बात ये होती है कि जैसे मैंने बोला कि जो इनिशियल मंथ्स होते हैं फर्म में उसमें जो है ना वर्क लाइफ बैलेंस या इवन वर्क लाइफ तो नहीं, वर्क स्टडी बैलेंस आप कह लें, लाइफ तो नहीं है। वर्क स्टडी बैलेंस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, राइट। क्योंकि आप फर्म में इनिशियली आए होते हैं, आप काम सीख रहे होते हैं उस वक्त, और आप इवन सीनियर से ज्यादा काम उस सेंस में तो नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं वो कोई वर्थवाइल उस तरीके का काम है, लेकिन आप काम उससे ज्यादा कर रहे होते हैं गिवन दैट कि टाइम आप ज्यादा लगा रहे होते हैं। आपकी एफिशिएंसी कम होती है लेकिन आप आवर्स जो पुट इन कर रहे होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो इनिशियल जो मंथ्स है उसमें रिकमेंडेड यही होता है कि आप थोड़ा सा काम सीख लें, क्योंकि उसके बाद जब आपके 6 मंथ हो जाएंगे तब आपको थोड़ी सी ओनरशिप लेनी पड़ेगी अपने काम की। और उस वक्त जो है ना आपको फिर जो आपकी एफिशिएंसी कम होगी तो आप पे जो है वो मजीद आपका टाइम वेस्टिंग की तरफ जाएगा, वेस्ट हो गए आपके टाइम की। तो इनिशियल जो 1 से 1.5 मंथ है या इवन 2 मंथ्स है उसमें आप अगर काम सीख लें और थोड़ा सा स्टडी को, ये नहीं स्टडी को बिल्कुल साइड पे रखें, स्टडी इतनी रख लें कि रोज 1 क्लास या रोज मैक्सिमम आप 2 क्लास ही ले सकते हैं। अगर आपकी 1.5 या 2 आवर्स की क्लास है तो आप इतनी ले सकते हैं इनिशियल के मंथ में, गिवन दैट कि ईयर एंड होगा उस वक्त। ठीक है, तो आपने ये स्ट्रेटेजी रख ली। उसके बाद अब आपके पास जब ईयर एंड खत्म हो गया, आपके पास काम भी आपको आ गया, थोड़ी बहुत आपकी क्लासेस भी आ गई, अब आप अपना थोड़ा सा जो पुराने टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन शुरू कर, हल्का हल्का रिवीजन, रोज रिवाइज करना। आप भले पास पेपर्स अभी ना करें कि मजीद आप अपने अलग से जो है ना वो चीजें उठा के कर रहे हैं, आप अपनी जो सर ने कराया हुआ है उसी को कैलकुलेटर पे और उसी को अपनी नजरों से घुमाना शुरू कर दें ताकि थोड़ा सा रिकॉल होना शुरू हो जाए। क्योंकि अभी आपके पास मजीद कुछ हाफ एन ईयर से ज्यादा का टाइम है आपके पास जो है ना पेपर्स में, तो आपसे अभी उसको ऊपर ऊपर से देखना शुरू कर दें। उसके बाद जब आपके पास एक पीरियड आता है, ऑफ कोर्स फॉर्म में ऐसा नहीं है कि पूरे 6 मंथ जो है वो जो है ना लेट सेटिंग चलती रहेंगी। टीयर 2 के क्लाइंट्स आएंगे, टीयर 3 होगा, तो उसमें जो है आपके पास काफी एक कूल डाउन पीरियड होता है। तो जब ये पीरियड चल रहा हो तो आपके पास 9 to 5 वाली जॉब होती है, इवन 10 to 5 वाली होती है। तो उस टाइम को काफी हैच करना है आपने, और उसमें जो है काफी सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। और ये टाइम कौन सा होता है? जो आपके ईयर एंड से पहले वाला टाइम है। दिसंबर ईयर एंड है तो जो अक्टूबर नवंबर का महीना होगा वो ये आपके लिए जो हैच करने वाला मंथ होंगे, क्योंकि दिसंबर जनवरी में फिर आपकी लेट सेटिंग स्टार्ट होंगी। तो फर्म में रहते हुए पढ़ाई को मैनेज इस तरह करना है कि जब लेट सेटिंग हो रही हो तो आपने क्लासेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 1 से 2 क्लासेस जरूर लेनी है रोज। अब वो ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल रात में अगर आप 11-12 बजे आ रहे हैं, ऑफकोर्स रात में आप नहीं ले सकते क्लास, तो 11-12 बजे अगर आके आप सो रहे हैं तो सुबह उठ के फर्म आपको पहुंचना है 10 बजे इवन, तो आप एक क्लास ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो सुबह का रूटीन बनाने, या अगर आप रात में भी सो रहे हैं तो एक क्लास रोजाना हो सकती है। तो इस तरीके से आप जो है ना स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा कि सर आप ये बताएं कि आपने ऑडिट के सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल लिया। ऑडिट के लिए ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि जब तक आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग नहीं आएगी तब तक आप ऑडिट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। एक तो आप इस रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन कर दें, और फिर क्या स्ट्रेटजी रही आपकी ख़ास तौर पे ऑडिट के सब्जेक्ट में, और इसमें आपने टीचर की क्या मेथडोलॉजी थी, उनका क्या इनपुट था? ऑडिट का सब्जेक्ट कहते हैं कि थ्योरेटिकल है या इसमें कोई रटलाइजेशन होती है, कोई इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इसमें जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी वो किस तरह से थी, तो आप इसको किस तरह से आंसर करेंगे? अच्छा जी, आपने जो थ्योरेटिकल बात की, तो थ्योरेटिकल पेपर तो अब बिल्कुल भी नहीं है, इवन कैफ का भी अब थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें अब ओपन बुक हो चुका है ये। और ओपन बुक में तो आई कैप भी इस तरीके से सवाल कोई नहीं पूछता जो कि कॉपी पेस्टिंग वाले इसके आंसर है। दूसरा आपने जो उसकी बात की कि एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला सब्जेक्ट है, क्या उसको पढ़े बगैर या उसको साथ साथ पढ़ने का कोई फायदा है ऑडिट के? तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो ऑडिट में आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, ऑडिट में आप जो चीज वेरीफाई कर रहे हैं उसमें यही होता है कि यार मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। मिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू कि आपके एफ एस आई एफ आर एस के मुताबिक नहीं है, और आई एफ आर एस आप जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं। और इवन अब जो ऑडिट का पेपर आ रहा है, रिसेंट टाइम के आप पेपर देखें तो उसमें जो ऑडिट के पेपर में उसने बाकायदा जो है ना वो शेयर बेस्ड पेमेंट की इम्प्लीकेशंस पूछी हुई हैं, कुछ कहीं जगह उसने कंसोलिडेशन की चीजें पूछी हुई हैं, और IS 12 तो वो ज्यादातर पूछ ही रहा होता है। तो काफी चीजें ऐसी जो है वो ये पूछ रहा है एग्जामिनर ऑडिट का, ये समझते हुए कि स्टूडेंट ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है।
और स्टूडेंट जब अकाउंटिंग पढ़ के ऑडिट पढ़ता है तो उसको ये समझ आता है बेसिकली कि अकाउंटिंग का मकसद क्या है, यानी ऑडिट का मकसद क्या है, कि हम लोग क्या वेरीफाई करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो फिर कंटिन्यूइंग विद माय आंसर, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो भी इसी मेथड से अलाइन थी कि जो हमारे जब पेपर ही प्रैक्टिकल आएगा और पेपर में कोई थ्योरी ऐसी टेस्ट नहीं थी, तो फिर मैंने भी अपनी अप्रोच जो रखी और जो सर हमारे जिस तरीके से लेके चले उन्होंने भी कहा कि भाई फोकस ऑन द प्रोसीजर, कि ऑडिट में वो पूछता है कि भाई इवेल्युएट द सिचुएशन और डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये वाली चीज है जो एनालिटिक्स से आएगी, आप जितने ज्यादा आप जो है ना क्वेश्चन अपने सामने देखेंगे, किस सिनेरियो को से सोचेंगे, उसको किस किस चीजों से लिंक करेंगे, कितना आइजाज से वो लिंक हो रहा होगा, तो यही एक स्ट्रेटेजी रखी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करी सबसे पहले तो, क्योंकि आप क्वेश्चन सबसे पहले कोई प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपको उसका जवाब जो है ना पहली अटेम्प्ट में तो उसका नहीं आएगा, तो जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन देखते जाएंगे उस सिनेरियोज जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे तो आप उसकी लिंकिंग और लिंकेज वगैरह सब बेहतर करते जाएंगे। तो मेरी स्ट्रेटेजी भी यही थी कि एक तो पास पेपर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाए, और जो प्रैक्टिकल इसमें अप्रोच है कि जो फर्म में काम कर रहे हैं उसको रिलेट कर सकें जो हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे हैं, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके कि कहाँ ये चीज अप्लाई हो रही है और प्रैक्टिकली किस तरीके से हो रही है, बिकॉज ऑफ फैक्ट के डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड थ्योरी। तो अगर आप पेपर एक प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर देने जा रहे हैं तो थोड़ा आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा। अगर आप विदाउट फर्म, अगर फॉर एग्जाम्पल एक विदाउट फर्म, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर बच्चा विदाउट फर्म ही पेपर देने जाए तो आई बिलीव कि उसे जो है ना थोड़ा सा ड्रॉबैक होगा या वो थोड़ा सा एज नहीं मिलेगा उसे। अच्छा, तो बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो मेरे इवन जो टीचर हैं सर इब्राहिम, उनका भी अभी वो इवन करंटली फर्म में ही है और काफी एक्सपीरियंस एक है फर्म के मेंबर। तो उन्होंने हमें जिस तरीके से पढ़ाया, इवन हर चीज में उनका यही होता था कि इसको प्रैक्टिकली मैंने यहाँ देखा, इसको प्रैक्टिकली ऐसे करते हैं, और हर जो भी आइजाज था उनके पास उसकी 10 एग्जाम्पल होती थी कि इसको प्रैक्टिकली इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है या इसको यहाँ पे इस तरीके से टेस्ट करा है। तो ये चीज बहुत काम आई, एक तो अपना एक्सपीरियंस, और हमारा तो चले एक्सपीरियंस 1 साल का होगा, मैक्सिमम 2 साल का होगा, जितना भी होगा, लेकिन जो सर जिस लेवल पे बैठे हुए उनका एक्सपीरियंस जितने काउंटलेस ईयर्स का है, तो वो वाली जो नॉलेज वहां से इम्पार्ट होती है कि एक बड़े लेवल पे कैसे चीजें देखी जाती हैं, कैसे सोची जाती हैं, तो वो पेपर्स करने में बहुत जो है ना वो हेल्प करती हैं। राइट। चलें, माशाल्लाह ये आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर मैं इसको सम अप करूं तो आप ये कहते हैं कि कैफ़ के बाद जैसे ही बंदा फॉर्म में जाए और बिज़ी सीज़न होता है तो उसने अगर 3 सब्जेक्ट रखे हैं या 4 रखे हैं, जितने भी रखे हैं, तो वो कोशिश करे कि उन दिनों में क्लासेस को मिस ना करे, और जब उसको रिलैक्सेशन मिल जाए तो फिर उनकी रिवीजन भी करे और फिर पास पेपर्स की तरफ भी वो जा सकता है। और ये जो कैफ़ के बाद का उसके पास टाइम होता है, इसमें वो अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, उसको थोड़ा हेक्टिक पीरियड भी होगा, लेकिन इसमें अगर वो ट्राई करेगा कि वो फाइनल के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे तो उसको आगे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें यही है कि रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद अपनी अटैम्प्ट आप दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें बस एक एड ऑन ये है कि कैफ जब भी खत्म हो तो उसके बाद एक वेकेशन लेना मत भूलिएगा, क्योंकि फर्म में जब आप शुरू हो जाएंगे तो 3.5 साल में आपको जो है ना वो कोई ऐसी छुट्टी नहीं मिलेगी जिससे आप पाकिस्तान टूर पे जा सकें। तो अच्छा, कैफ के बाद पाकिस्तान टूर जरूर प्लान कर लीजिएगा अपने इस फर्म से पहले। तो मुझे आप ये भी बता दें कि जिन जो बंदे अफोर्ड ना कर सकें वो क्या करें, और फर्म तो स्टाइपेंड देती 17-18 हज़ार है, तो उसमें उसमें बंदा कैसे जो है ना प्लान करे। ये तो जेन्युइन क्वेश्चन, इसका तो आंसर नहीं। हाँ? इसका तो आंसर नहीं, फर्म से पहले ही कर सकते हो, वो तो अपनी सेविंग्स आप जो कैफ में कर रहे होंगे सारा साल से वही होंगी, एक लो बजट ट्रिप भी कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और ये वाली। ठीक। नहीं भाई, फर्म में भी ट्रिप्स जाती हैं, जो अच्छी फर्म्स होती हैं ना वो अपने ट्रिप्स भेजती हैं 50-50 करके या 100 करके, तो वो उस हिसाब से भी प्लान किया जा सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ फर्म में भी होती हैं। मैंने आज तक अभी तक हमारी फर्म में ऐसा कुछ सुना भी नहीं, दूर दूर तक नहीं सुना। तो आप बात करें ना अपने पार्टनर से, अपने डायरेक्टर्स मैनेजर से बात करें कि सर ट्रिप पे ले जाएं, इतनी मेहनत करते हैं, हफ्ते की क्या बात होती है। हाँ? करेंगे इंशाल्लाह। चलें खिज़र, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, एक्सप्लेन किया, और दुआ होगी कि आप पहले भी आपने इंटरव्यू दिया था, अभी भी आप आए हैं, और फ्यूचर में भी आप ज़रूर आएँ और ओवरऑल गोल्ड मेडल लें, ताकि हम आपको एक बार दोबारा इनवाइट करें। इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।